गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, आज हम अपने इस सेशन में देखेंगे हिस्ट्री का सेशन ही अपना। इसमें हम देखेंगे मगध का उदय देखेंगे और उसके उदय के कुछ कारणों को जानेंगे। प्रमुख वहाँ के राजवंश जो शुरू हुए उसको देखेंगे। ठीक, देखिए, मगध में ऐसा माना जाता है कि जो हर्यक वंश है वह पहला स्टेबल वंश है, जहाँ से फिर मगध का उत्कर्ष चालू होता है। मगध का स्थान एक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो अपन चालू करते हैं कहाँ से? हर्यक वंश से। ठीक, हर्यक वंश। देखिए, कहा जाता है कि हर्यक वंश के पहले जो वहां का आखिरी शासक था वह बृहद्रथ था। हर्यक वंश के बिंबिसार ने फिर वहां पे अपना जो वास्तविक संस्थापक है, फिर उसे बोलते हैं, वो बनाया बिंबिसार ने। ठीक, बिंबिसार को ही मगध का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। बिंबिसार जब गद्दी पे बैठा तो यह 15 वर्ष का था। ठीक, बुद्ध के समकालीन था यह। ठीक, बुद्ध का समकालीन था। कहा जाए तो मगध का यह पहला महत्वाकांक्षी राजा हुआ, क्योंकि इसने आक्रामकता की नीति अपनाई और आके इसने सबसे पहले क्या किया? अंग को जीता। ठीक, मगध के पास में अंग है, हमने देखा था नक्शा में, महाजनपद में अंग को जीता और वहां की राजधानी चंपा में, मतलब चंपा को अजातशत्रु को दे दिया। अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा है। देखिए, बिंबिसार की जो आक्रामकता की नीति तो अपनाई ही, साथ में इसने वैवाहिक संबंधों की नीति भी अपनाई। इसने कुल 3 विवाह किए। ठीक, कितने विवाह किए? 3 विवाह। पहला विवाह किया इसने कौशल राजा की पुत्री। ठीक, कौशल राजा की पुत्री प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक, नाम था उसका पहले का महाकौशला। इससे क्या फायदा हुआ उसको? इससे जो कौशल था, एक समृद्ध शक्तिशाली प्रदेश था उस समय, तो एक वंश का सपोर्ट मिला। ठीक, दूसरा, कौशल में इसको दहेज में एक काशी का एक गांव दिया गया। ठीक, क्या काशीपुरा नहीं दिया गया था, काशी का एक गांव दिया गया था, और जिसकी आय लगभग 1 लाख थी, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो काशी का एक गांव महाकौशला से शादी करने के उसमें इसको किसमें प्राप्त हुआ? दहेज में प्राप्त हुआ। उस समय का एक प्रसिद्ध और जो वंश था वह क्या है आपका? लिच्छवी था। लिच्छवी गणराज प्रसिद्ध गणराज था और काफी ताकतवर भी था। ठीक, लिच्छवी की जो राजकुमारी है चेलन्ना। ठीक, लिच्छवी की राजकुमारी चेलन्ना से इसका विवाह होता है और इसी चेलन्ना से जन्म होता है अजात शत्रु का। देखिए, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। हिस्ट्री में यही क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए, कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री, आपका जियोग्राफी और आपका संविधान, अगर ये 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है ना, और एक अर्थशास्त्र, अगर ये 3 सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है ना, तो फिर आप बहुत आराम से एग्जाम क्लियर करते हो, क्योंकि ये होते हैं स्टैटिक जीके के। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता लगातार, बस इसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। परफेक्ट आप तभी होगे जब आप इसका बार बार रिवीजन करोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ घुमाता है छोटी छोटी चीजों में। काशी दिया, एक गांव दिया, 1 लाख का इनकम है, इस टाइप की चीजों को घुमाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना है ना। तीसरा विवाह इसने किया क्षेमा से। यह पंजाब की मध्य कुल की थी। ठीक, अब इसकी विवाह का वो देखिए, महाकौशल, कौशल एक शक्तिशाली राज्य, लिच्छवी वैशाली गणराज्य, वैशाली जो है जगह का, उस गणराज्य का सबसे शक्तिशाली जो गणतंत्र राज्य था वह लिच्छवी था। ठीक, फिर क्षेमा पंजाब मध्य कुल, तो ये तीनों ही उस समय के शक्तिशाली जो शासक वंश के क्षेत्र में आते थे, वहां से उन्होंने शादी की। इससे क्या हुआ? इसका जो राजनीतिक हस्ती है, राजनीतिक क्या बोलेंगे उसको, हैसियत, वह बढ़ गई अजात शत्रु की। ठीक, प्रारंभिक रूप से जो पाटलिपुत्र की राजधानी थी, ठीक, वो क्या थी? राजगीर। ध्यान रखिएगा, मगध की पहली, पाटलिपुत्र बोला था, मगध, राजगीर, इसको गिरि ब्रिज भी बोलते हैं, ध्यान रखें, गिरि ब्रज। यह आपकी पहली, मगध की पहली राजधानी राजगीर या गिरि ब्रज था। इसकी जो मित्रता थी चंड प्रघोत के साथ थी। ठीक, चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत कहाँ का? अवंती का राजा था। ठीक, इसको एक बार पीलिया हो गया था, तो हर्यक, ये बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा था, और तभी से इनकी मित्रता में घनिष्ठता आ गई थी। ठीक,
समझ में आया? ये है बिंबिसार के बारे में, इतनी सी जानकारी ध्यान रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट, बुद्ध का समकालीन था, जीवा किसका राज्यवैद्य था, वहां कौशल्य से शादी हुई तो काशी का एक गांव मिला, ठीक, अजात शत्रु की माँ का नाम, पहली राजधानी। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है, पर इसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे तो थोड़े से, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले में। चलिए, बिंबिसार का मर्डर कर देता है उसका बेटा अजात शत्रु, ठीक। कौन? अजात शत्रु। अच्छा, बिंबिसार को ध्यान रखिएगा कौन नाम बोलते हैं? श्रेणिक। बिंबिसार का एक नाम और क्या है? श्रेणिक नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। बिंबिसार का एक नाम और क्या है? श्रेणिक, ठीक। अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है, इसलिए इस वंश को क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? पितृहंता, क्योंकि आगे अजात शत्रु का पुत्र भी अजात शत्रु की हत्या कर देगा। अजात शत्रु जैन मत अनुयायी था, ठीक। ठीक, अजात शत्रु जैन मत अनुयायी था। इसके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक। पूछ सकता है पहली बौद्ध संगीति हुई, काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके शासनकाल में ध्यान रखना है, ठीक। इसके 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक। पहली बौद्ध संगीति इसके समय हुई। जैन मत अनुयायी था। इसका जो नाम था वह नाम है कुणिक। क्या नाम है? कुणिक। इसका नाम है कुणिक, इसको कुणिक बोला गया है। यह कुछ ज्यादा ही आक्रामक था, ठीक, मतलब ज्यादा महत्वाकांक्षी था कह ले तो। इसने काशी पे कौशल से युद्ध किया, ठीक, और प्रसेनजीत की पुत्री से कौशल को बाध्य कर दिया, और कौशल ने, जो उस समय राजा था वहां पर प्रसेनजीत था, और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से इसका विवाह किया फिर प्रसेनजीत ने, ठीक। और इस विजय में उसने क्या किया? जो कौशल ने काशी का एक गांव दिया था, पूरे काशी पे इसने पूर्ण अधिकार कर लिया। तो काशी पे इसने अधिकार कर लिया, ठीक। दूसरा इसने वैशाली राज्य पे, लिच्छियों पे आक्रमण किया और वैशाली राज्य पे पूर्ण अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि लिच्छवियों पे, जब वैशाली राज्य पे इसमें मतलब कि पूरा अधिकार करने में इसको टोटल 16 वर्ष लग गए। मतलब वहां के पहले जनता को भड़काया, लोगों में मतभेद कराया, फिर वहां पे आक्रमण करके वैशाली राज्य पे कब्जा किया। तो इस पूरे क्रम में करीब करीब इसको 16 वर्ष का समय लगा वैशाली राज्य पे कब्जा करने के लिए, ठीक। इसी के समय ध्यान रखिए कि जो अवंती के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए थे। तो अवंती का जो शासक था उसने धमकी दी थी कि मैं हमला कर दूंगा, कहाँ पे? आपके मगध पे। तो इसने उस युद्ध की तैयारी भी की थी, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। इस बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े? तो इसने 2 युद्ध लड़े और 1 युद्ध की तैयारी की, ठीक। 2 युद्ध लड़े और 1 युद्ध की इसने तैयारी की। कब्जा कहाँ कहाँ किया? काशी को पूरा अधिकार, वैशाली पे पूरा अधिकार, ठीक। इसके पास कुछ विशेष हथियार थे, ठीक। एक था रथ मूसल, कहा जाता है कि रथ था, सामने गदा टाइप का एक अस्त्र था जो घूमता रहता था, ठीक है। सामूहिक हत्या युद्ध क्षेत्र में काम आता था। और एक हथियार था, उसको बोलते हैं महाशिला कंटक। हाँ, महाशिला कंटक बोलते हैं। ये कुछ गुलेल टाइप का हथियार था जिसमें पत्थर फेंके जाते थे, ठीक। इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या कर दी थी इसके आगे आने वाले शासक उदयन ने, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सबसे ज्यादा है प्रथम बौद्ध संगीति किस मत का मानने वाला है? कुणिक नाम है। 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण पूछ सकता है, क्योंकि बुद्ध हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण, पहली जो बौद्ध संगीति हुई कहाँ पे हुई? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बार आपका बौद्ध संगीति हुई, ठीक। अजात शत्रु के बारे में आपको इतनी जानकारी होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अरे उदयन को देखते हैं। उदयन अगला शासक है
यह भी जैन मत अनुयायी था। इसने राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक, इसने राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक, पाटलिपुत्र की स्थापना की और फिर उसको तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की, ध्यान रखिएगा। ठीक, और उदयन ने के समय जो मगध का क्षेत्र था वो ध्यान रखिएगा पूछता है हिमालय से लेके छोटा नागपुर तक विस्तृत हो गया था। ठीक, छोटा नागपुर मतलब झारखंड का एरिया, हिमालय से छोटा नागपुर तक इसका विस्तार हो गया था। उदयन के बाद आखिरी शासक अगर हम इस वंश का देखते हैं तो वह आता है नाग दशक। ठीक, नाग दशक की हत्या उसी के सेना में एक व्यक्ति रहता है शिशुनाग, उसके द्वारा कर दी जाती है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश, अगला वंश आता है शिशुनाग वंश, स्थापना करने वाला है शिशुनाग। ठीक, देखिए शिशुनाग अस्थायी तौर पे वैशाली को राजधानी बनाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, वैशाली को राजधानी। ठीक, वैशाली को राजधानी बनाता है, लेकिन यह थोड़ा सा आक्रामक था और इसने अवंती और वत्स को जीत के मगध में मिला लिया था। ठीक, अवंती और वत्स पे इसने विजय पाई थी। अवंती वही यहाँ पे पहले चंड प्रबोध था जिसने हमला करने का आगे अजातशत्रु समय जिसने धमकी दी थी कि हमला कर देगा मगध पे, उसी पर इसने विजय प्राप्त कर ली, अवंती को मिला लिया और वत्स को अपने मतलब मगध के अंतर्गत मिला लिया। ठीक, इसके समय जो बोलते हैं जो साम्राज्य था पूरा मगध का, वह मालवा से लेके बंगाल तक फैल गया। ठीक, कहां से कहां? मालवा से बंगाल तक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें एक प्रमुख शासक आता है, उसका नाम रहता है काला शोक। जानते होंगे, नाम सुने होंगे, क्योंकि बुद्ध द्वितीय बुद्ध संगीति होती है काला शोक के समय, है ना। तो फिर इसके बाद अगला शासक आता है आपका काला शोक। ठीक, इसको काकवर्ण भी कहते हैं, है ना। द्वितीय आपकी बौद्ध संगीत इस दौरान होती है। देखिए कालाशोक के समय फिर कालाशोक राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को। अब देखिए, अब जो ये राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, अब यहां से अच्छा ध्यान रखना, हमने वो पढ़ा था जब आपका अजातशत्रु, ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु ने जो गिरिब्रज से जो राजधानी उसको राजगृह ले आया था। ठीक, अजातशत्रु ने गिरिब्रज जो बिंबिसार के समय जो राजधानी थी उसको चेंज किया था और कहाँ ले आया था? राजगृह। यहीं पे सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति होती है। तो अजातशत्रु के समय राजधानी चेंज हुई थी, ध्यान रखिएगा, राजगृह हो गई थी। ठीक, चलिए कालाशोक के समय जो पाटलिपुत्र अब जो राजधानी बनेगा, तो ये समझ लीजिए मौर्य काल तक अब यह राजधानी मगध के लिए या उत्तर भारत के लिए स्थायी राजधानी हो गई। अब यहाँ से राजधानी बार बार चेंज नहीं होगी, तो आप बोल सकते हैं पाटलिपुत्र अब एक स्थायी राजधानी बन गई उस समय के काल के लिए। ठीक, मतलब मौर्य तक भी मौर्य भी पाटलिपुत्र से शासन करेंगे, है ना। तो एक लंबे शासन काल के लिए अब पाटलिपुत्र क्या बन गया? एक स्थायी राजधानी बन गया। ठीक, इसकी हत्या कैसी हुई? कहते हैं कि महापद्मनंद ने रास्ते में घूमते हुए से चाकू मार के हत्या कर दी, है ना। चाकू मार के, है ना, मतलब एक राजा की हत्या सामान्यतः घूमते हुए किसी ने चाकू मार के कर दी। किसने? महापद्मनंद में। ऐसा कहाँ लिखा है? हर्ष चरित्र में ऐसा लिखा है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक, ये काफी महत्वाकांक्षी राजा था। ठीक, इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कहते हैं कलिंग पे आक्रमण करके वहां विजय भी हासिल किया। अपने विजय के उपलक्ष्य में वहां से जीना की मूर्ति लेके यह आ जाता है। इसके उपाधि दी गई है कुछ, इसको पुराणों में तो महापद्मनंद को शुद्र कहा गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? शुद्र। पुराणों में शुद्ध कहा गया है। इसे महाक्षत्रांतक भी कहा गया है क्योंकि इसने क्षत्रियों की हत्या कर दी, जैसे कि कालाशोक की हत्या की, तो कहा गया कि इसने क्षत्रियों का नाश कर दिया और अपना राज्य स्थापित किया, तो महाक्षत्रांतक कहा गया। इसे भार्गव भी कहा गया। भार्गव मतलब दूसरा परशुराम। परशुराम कौन थे? परशुराम वो ब्राह्मण थे जिन्होंने पूरे पृथ्वी से बोलते 7 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था।
ठीक, तो इसने अपने अंदर इसको क्या उपाधि दी गई, भार्गव की। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय सर्व छत्रांतक बताया ना, सर्व छत्रांतक की उपाधि थी, क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया और शासन किया। इसी कारण इसने भार्गव उपाधि भी ली थी, इसके पास उपाधि भार्गव की भी थी। ठीक, भार्गव मतलब दूसरा परशुराम। महापर्वनंद के 8 पुत्र थे। ठीक, जिसमें जो प्रमुख है हम देखते हैं घनानंद, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, महापर्वनंद की उपाधि, अच्छा इसकी और उपाधि भी है, भार्गव हो गई, आपका सर्व छत्रांतक, ठीक, एक राट, ठीक, एक राट भी इसकी उपाधि है, एक छत्र भी इसकी उपाधि है, एक छत्र। देखिए उपाधि से क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान रखिएगा। शुद्ध, भार्गव, सर्व छत्रांतक, एक राट, एक छत्र, 8 पुत्र हुए। इसमें प्रमुख रहा धनानंद। धनानंद को यूनानी क्या बोलते हैं, अग्रमीज, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक, जो पोरस की लड़ाई हुई सिकंदर, उसके बाद जो सिकंदर की सेना है ना, वह बोलते हैं घनानंद की सेना के बारे में सुनकर उनके हौसले पस्त हो गए और वह आगे बढ़ना रुक गए, मतलब आगे बढ़ने के ज्यादा त्याग दिए और वापस लौट गए, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है उस समय इसकी सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 6000 घुड़सवार, 3000 से 6000 हाथी वाले सैनिक थे। ठीक, हाथी थे, इतनी सेना थी इसकी उस समय। जब सिकंदर पोरस से युद्ध करता है, उसके बाद जब अपने सैनिकों को बोलता है कि अब और आगे बढ़ेंगे, तो उस समय घनानंद की जो प्रसिद्धि है वहां तक थी। तो ऐसा इतिहासकारों का बोलते हैं कि उनके सैनिकों ने जब घनानंद की विशाल सेना के बारे में सोचा तो उनके हौसले पस्त हो गए और फिर वह वापस लौट गए। ठीक, तो मगध से संबंधित राजवंश में हमको इतने राजवंशों को ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद फिर अच्छा हाँ, इसी घनानंद के दरबार में था आपका चाणक्य, जिसकी बेइज्जती इसने की थी, और फिर आप जानते हैं गुरु की बेइज्जती का हाल। तो चाणक्य ने फिर मौर्यों को संगठित किया और उनके माध्यम से फिर इसे पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। मगध के उत्कर्ष में हम इन राज्यों को देखते हैं मुख्य रूप से ना। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या था कि जो 16 महाजनपद में मगध ही इतनी तेजी से बढ़ा और लगभग पूरे उत्तर भारत में इसने अधिकार कर लिए। ठीक, चलिए इसके कारण देखते हैं हम, है ना। कारण, उत्कर्ष के कारण, देखिए सबसे पहले उत्कर्ष का कारण तो ये है कि महत्वाकांक्षी शासक, है ना। पहला महत्वाकांक्षी शासक, ठीक, जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, है ना, आपका उदयन हो गया, कालाशोक हो गए, नंद वंश का महापद्मनंद, घनानंद हो गए। ठीक, ये सब क्या है, महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने चाहा कि अधिक से अधिक क्षेत्र हमारे कब्जे में हो। ठीक, दूसरा क्या देखे, दूसरा है लाभप्रद भौगोलिक स्थिति। लाभप्रद भौगोलिक स्थिति, कैसे लाभप्रद स्थिति है भौगोलिक, देखिए हमको पता है लोहे का मतलब खोज हो चुकी थी, लोहे के उपकरण और हथियार बनने शुरू हो गए थे। तो जो मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज, है ना, वह लोह खदानों से काफी निकट में थी। ठीक, तो मगध के पास लोहे की उपलब्धता ज्यादा थी, जिससे वहां पे ज्यादा कृषि उपकरण अच्छे बन सके और ज्यादा अच्छे औजारों का निर्माण हो सका। पास में है तो सीधी बात है, मगध पे उस पर कब्जा था, तो मगध ही उसके लोहे को यूज करता था, हथियार बनते थे, कृषि उपकरण बनते थे। कृषि अधिशेष हुआ, कृषि अधिशेष होगा तो लोगों पे कर लगाया जा सकेगा, ज्यादा कर लगाएगा तो ज्यादा बड़ी सेना आप पाल सकोगे, है ना। तो क्या रहा, लाभप्रद भौगोलिक स्थिति। क्यों? क्योंकि मगध के पास हमको लोहे के मतलब खदानें थी। ऐसी ही खदानें हमें पूर्वी मध्य प्रदेश में अवंती के पास भी मिलती है, इसीलिए अवंती भी एक बहुत शक्तिशाली राज्य रहता है उस समय, और मगध को अवंती पे कब्जा करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा और काफी ज्यादा समय भी लगा। मेन रीजन यही था क्योंकि अवंती के पास भी लोहे की खदानें थी। ठीक, तो आप इसको भौगोलिक स्थिति या फिर आप लिख सकते हो लोहे की उपलब्धता। ठीक, लाभप्रद भौगोलिक स्थिति या लोहे की उपलब्धता। ठीक, फिर देखते हैं अगला,
एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति कैसे, देखिए इसकी जो पहली राजधानी थी गिरिब्रिज, है ना, या राजगीर जिसे बोलते हैं, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो एक अभेद्य किला हो गया था, मतलब एक सुरक्षित जगह थी, ठीक, जहां पे हमला करना इतना आसान नहीं था। इसके बाद जो इसकी दूसरी राजधानी बनती है, कौन सी, बाद में जो पाटलिपुत्र बनती है, वह आपकी बनती है नदियों के संगम में, मतलब इसके चारों तरफ नदी थी। देखिए अगर जो मगध का अगर हम देखें, मगध की जो राजधानी पाटलिपुत्र है, इसको देखें तो ये है आपकी गंगा, यहाँ से आती है सोन, ठीक, और एक ऐसी नदी है आपकी, इसे बोलते हैं पुनपुन। तो इस प्रकार जो पाटलिपुत्र थी वो तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, है ना, और इसके पास और भी नदियां थी, ये मतलब ये तो पास की नदियां होंगी। इसके पास यहाँ से एक नदी आती है गंडक, ठीक, और एक नदी आती है घाघरा। ये भी नदियां पाटलिपुत्र के आसपास इधर से दोनों ही नदियां ऊपर से आती हैं, ठीक। तो इससे क्या हुआ, देखिए नदियों की व्यवस्था, उस समय संचार का साधन था नदियां। ये नदियों से होने से, जुड़ने से सोन नदी के माध्यम से नीचे तक संचार कर सकते थे, यहाँ से ऊपर संचार कर सकते, इधर संचार कर सकते थे, इधर संचार कर सकते। ये 3 नदियां तो सुरक्षा घेरा बना ली, बाकी यही नदियां इसके संचार के कारण भी आई, जिससे इसका क्या व्यापार ज़्यादा बढ़ा। ये अपनी सेना को तीव्रता से नावों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों में पहुंचा सकता था। तो इस प्रकार जिसकी राजधानी थी, एक तो इन नदियों की वजह से क्या सुरक्षित भी हो गई, दूसरे कारण इन नदियों के कारण ही इसको क्या मिला, संचार का साधन मिला, ठीक, इसकी गतिशीलता बढ़ गई, ठीक। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लकड़ी की उपलब्धता। देखिए आसपास काफी जंगल थे, जिससे इसको लकड़ियां बहुत आसानी से मिलती थी। इन लकड़ियों का उपयोग क्या करता था, वह नाव बनाने में किया जाता था, और इन्हीं नाव के माध्यम से वह संचार और व्यापार करता था। युद्ध के लिए सेना भेजना तो भी नाव का, व्यापार भी करना है तो भी नाव से। तो नाव की उपलब्धता की पर्याप्त व्यवस्था थी, क्योंकि लकड़ी की इसकी पास उपलब्धता थी। हमको ये भी पता है कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो पूरा लकड़ियों से बना है, ठीक, जिसे पालीदोथा भी कहा था मेगास्थनीज ने। तो ध्यान रखना कि लकड़ी की उपलब्धता थी भी एक था, और लकड़ी के साथ में इसे क्या है, एक आय प्रदान का साधन भी थी। ज्यादा लकड़ी है मतलब उसको उस समय तो बेचा जाता था, बेच के भी आप आय प्राप्त कर सकते थे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या रीजन था इसका, कृषि उपजाऊ भूमि, ठीक, ऐसा कृषि उपजाऊ क्षेत्र था। हमको पता है ये पूरा क्या, गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदान है, नदियों में बाढ़ आता था, नई जलोढ़ मिट्टी आनी है, नई जलोढ़ मिट्टी में हमें पता है भारतवर्ष की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। तो कृषि उपलब्धता है, ज्यादा उपज होती थी, लोगों की कर देने की क्षमता ज्यादा थी, लोग ज्यादा कर देते थे, तो एक बड़ी सेना का निर्वाह किया जा सकता था, ठीक। तो कृषि उपलब्धता भी, या किसी ऐसी स्थिति जहां कृषि के लिए काफी उपयुक्त परिस्थितियां थी, है ना, वर्षा पर्याप्त होती थी। ये जगह ऐसी हमको पता है, यहाँ पे वर्षा पर्याप्त होती, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से जो आपका नॉर्थ ईस्ट से जो हवा टकरा के मानसून हवा जाके आपका बिहार में टकराती है, बिहार तक निकलती है, और इधर से जो आपके कहा जाए तो पश्चिमी घाट के समांतर जो हवा जाती है, ठीक, और जो हमारी हवा घुसती कहाँ से, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से, ये सारी हवाएं जाके आपके बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया में आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, और वहां पे पर्याप्त वर्षा करती हैं। आज के समय में प्रदूषण के कारण इस वर्षा की मात्रा थोड़ी तो कम हो गई है, पर उस समय पर्याप्त रूप से वर्षा होती थी। अभी भी ऐसा एकदम बहुत कमी नहीं आई है, वहां पे अभी भी आप जाओगे तो जल स्तर पानी का बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास नदियां बहुत हैं, ठीक। तो पानी की एक उपलब्धता के कारण भी कृषि वहां का हमेशा सरप्लस रहा है। आज भी हम देखते हैं ज्यादातर जो भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र आगे रहते हैं, है ना। तो कृषि हो गया, वर्षा हो गया, हाँ, और एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है जो आसपास जंगल थे इसमें, वहां हाथियों की पर्याप्त उपलब्धता थी, जो बाकी शासकों को, मतलब जो आसपास के वो क्षेत्र थे जहां उनकी उपलब्धता नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, फिर सेना में हाथियों को भी शामिल कर लिया। सीधी सी बात है, हाथी शामिल हो गए सेना में तो आपकी सेना क्या काफी मजबूत हो गई, ठीक। तो ये है मगध के उत्कर्ष के कारण, ठीक। इसमें ऐसी कोई बहुत ना समझने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं,
मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, कई बार मेरे ख्याल से पहले पूछ भी चुका है ना, कि मगध के उत्कर्ष के कारण लिखिए। तो आपको ये 7-8 कारण पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं इसमें, है ना। पॉइंट टू पॉइंट लिखने में अच्छी मार्किंग होती है, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, सीधा मार्क लीजिए, है ना। और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक। कौन कौन सी नदियां हैं पाटलिपुत्र के आसपास, ये सब आप ध्यान रखिए, ठीक। चलिए, आज हमारा ये आपका मगध का उत्कर्ष समाप्त हो गया। अब आगे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मौर्य पढ़ेंगे, ठीक। या मौर्य पहले कर लेंगे, चलिए उसको देख लेंगे कैसा है। पहले जैन बौद्ध पढ़ना है, पहले मौर्य पढ़ना है, ठीक। उसके बाद हम अपने इतिहास का सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे धीरे से। चलिए, आज के फिर सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा हो सके। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में।